नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो टाटा ग्रुप जैसे एक भरोसेमंद ग्रुप का हिस्सा है और केमिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनियों में से एक है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से इस कंपनी के शेयर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन मार्च तिमाही के आंकड़ों से इस शेयर में फिर से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, तो ये कंपनी है दोस्तों टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले आज हम नजर डालेंगे इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर। उसके बाद नजर डालेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी प्रेजेंस की बात कर लेंगे, एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर लेंगे, क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स पर भी नजर डालेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स के साथ की फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो कहीं पर भी जाइएगा मत दोस्तों, क्योंकि बहुत सी नई नई बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस शेयर के बारे में, जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले बिजनेस ओवरव्यू पर। अगर देखें तो 1939 में इस कंपनी को शामिल किया गया था, टाटा केमिकल्स लिमिटेड को। ये कंपनी बेसिक केमिस्ट्री एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का निर्माण और निर्यात करती है। दोस्तों, अगर देखें तो 4 कॉन्टिनेंट में इसकी फुटप्रिंट है, 5,000 से ज्यादा इसकी इंप्लॉय स्ट्रेंथ है और 13 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी के। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो R&D का जो सेक्टर है उसमें 200 से ज्यादा साइंटिस्ट इसके साथ काम करते हैं और 3 R&D सेंटर्स है कंपनी के पास। इसके साथ ही टाटा समूह का हिस्सा बनी ये कंपनी कंपनी भारत, यूएस, यूके और केनिया में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के साथ सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट की एक ग्लोबल चेन या फिर ग्लोबल लीडिंग प्रोड्यूसर है दोस्तों, उसकी मैन्युफैक्चरर है। अब इसके बिजनेस वर्टिकल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला बिजनेस वर्टिकल इसका जो है वो है बेसिक केमिस्ट्री या फिर बुनियादी रसायन केमिस्ट्री। इसके अंडर अगर देखें दोस्तों तो ग्लास डिटर्जेंट, इसके जो प्रमुख उत्पाद है वो सोडा ऐश, सोडा बाइकार्बोनेट, सीमेंट, नमक, समुद्री रसायन और कुचला हुआ परिष्कृत सोडा और हैलोजन, ये जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो इस बेसिक केमिस्ट्री वर्टिकल के अंडर आते हैं। कंपनी ग्लास डिटर्जेंट, फार्मा, बिस्किट निर्माण, बेकरी और अन्य उद्योगों के लिए दुनिया के लीडिंग डाउनस्ट्रीम ब्रांड्स के लिए अकार्बनिक केमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, नजर डालेंगे दूसरे वर्टिकल पर, जो है स्पेशलिटी केमिकल वर्टिकल या फिर स्पेशलिटी केमिस्ट्री वर्टिकल। इसमें तीन इसको तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले एग्रो साइंसेस। एग्रो साइंसेस कंपनी जो है वो भारत के 80% जिलों तक पहुंचती है और इसकी सहायक जो कंपनी है रेलिस इंडिया के माध्यम से ये 7 पावर ब्रांड है जो फसल सुरक्षा और कृषि इनपुट सॉल्यूशन प्रदान करती है। दोस्तों, दूसरा अगर देखें तो न्यूट्रिशनल साइंस है, जिसके अंडर जिसे पोषण विज्ञान भी कहा जा सकता है। कंपनी उपभोक्ताओं के लिए नियमित चीनी के लिए पोषण, न्यूट्रिशनल सॉल्यूशंस, प्रीबायोटिक्स और हेल्दियर विकल्पों की एक चेन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, और मटेरियल साइंस जो इसका तीसरा सब वर्टिकल है, ये सामग्री विज्ञान। इसमें टायर और रबड़ समेत कई उद्योगों के क्षेत्रों में अत्यधिक फैलाने योग्य सिलिका और प्रेसिपिटेड सिलिका और इसके साथ साथ सिलिका डिस्पर्शन के अन्य ग्रेड इसके अंडर आते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किन किन एप्लीकेशंस में कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, एनिमल न्यूट्रिशन आता है, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस, मेटल, हाई परफॉर्मेंस रबर, ग्लास, फूड एंड न्यूट्रिशन, ओरल केयर एंड कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, इंक्स, एडेसिव्स। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, लिथियम आयन बैटरी है, टेक्सटाइल एंड लीदर है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है और काफी सारे एप्लीकेशन है जहां पर कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर एक जल्दी से नजर डालेंगे। दोस्तों, अगर देखें तो डेंस सोडा ऐश, लाइट सोडा ऐश, सोडा कार्ब, अलाइड केमिकल्स, नैनो जिंक ऑक्साइड, मेडिकब, अल्का कब, टेक्निकल ग्रेड स्पेशलिटी सिलिका, जनरल इंफॉर्मेशन, स्पेस कार्ब, रिफाइंड ग्रेड के साथ साथ अगर देखें तो टाटा एनक्यू, सोडियम क्लोराइड, क्रश रिफाइंड सोडा, लीवर स्टॉक सॉल्ट, ड्राई इंडस्ट्रियल सॉल्ट, डेंस सोडा ऐश, उसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट, इंडस्ट्रियल ग्रेड सोडा ऐश, हेवी सोडा ऐश, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन टाटा शुद्ध और सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत सारे प्रोडक्ट है कंपनी के अंडर। दोस्तों, कंपनी के प्रेजेंस की जल्दी से बात करेंगे तो कंपनी, जैसा कि मैंने बताया कि 4 कॉन्टिनेंट में इसकी अवेलेबिलिटी है, इसका प्रेजेंस है इंडिया, नॉर्थ अमेरिका,
कंपनी जो है वो एक ग्लोबल वैल्यू चेन में सहायक कंपनियों के साथ शामिल है। टाटा केमिकल्स उत्तरी अमेरिका, टाटा केमिकल्स यूरोप, टाटा केमिकल्स मगादी और टाटा केमिकल्स दक्षिण अफ्रीका के साथ ये कंपनी 4 कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है। इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, मगादी, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और यूरोप में कंपनी की ब्रांचेस है दोस्तों। इसके साथ ही अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो इंडिया में इसके मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जैसे कि गुजरात में है कंपनी जहां पर सोडा ऐश, बाइकार्ब सॉल्ट, मरीन केमिकल्स और सीमेंट बनाया जाता है, जिसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो लगभग 10 लाख एमटीपीए से ज्यादा है। सोडा ऐश की, बाइकार्ब की 1,50,000 एमटीपीए और सॉल्ट की जो है वो 16 लाख एमटीपीए की क्षमता है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे प्रीबायोटिक्स और स्पेशलिटी सिलिका बनाई जाती है। प्रीबायोटिक की 5,000 एमटीपीए और स्पेशलिटी सिलिका की 10,000 एमटीपीए की इसकी कैपेसिटी है दोस्तों। रैलिस इंडिया लिमिटेड जो है, जो क्रॉप केयर, क्रॉप रोटेशन एंड सीड्स के बारे में, जो सीड्स के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनका प्रोडक्शन करती है। ये महाराष्ट्र और गुजरात में है। महाराष्ट्र और गुजरात में लोटे, अकोला, दहेज और अंकलेश्वर में ये रैलिस इंडिया लिमिटेड कंपनी की उपस्थिति है। इसके साथ साथ अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो यूएस में कंपनी व्योमिंग यूएस में है, जहां पर 25,40,000 एमटीपीए की सोडा ऐश की कैपेसिटी है। इसके साथ साथ यूके में लोस्टोक और विनिंगटन मिडल बीच में है यूके में इसकी ब्रांचेस, जिसमें सोडा ऐश 4 लाख मेट्रिक टन पर एन्यूम, बाइकार्ब 1,30,000 मेट्रिक टन पर एन्यूम, सॉल्ट 4,30,000 मेट्रिक टन पर एन्यूम की इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और केनिया में भी, मगादी केनिया में 3,50,000 एमटीपीए की सोडा ऐश की इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो अभी टाइम हो गया, वक्त हो गया दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डालने का। फाइनेंशियल आंकड़ों की वजह से आपको कंपनी के पास परफॉर्मेंस का भी पता चलता है और आप पता कर सकते हैं कि आगे जाके कंपनी के शेयर या फिर कैसा परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में। सबसे पहले हम नजर डालेंगे फाइनेंशियल ओवरव्यू पर। अगर यहाँ पर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दोस्तों कंपनी का, वो लगभग 24,444 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 960 रुपए की है। 1215 जो है इसका 52 वीक का हाई है, 773 इसका 52 वीक का लो है। स्टॉक का पी जो है वो 10.5 का है। इंडस्ट्री पी जो है वो 27.7 का है। तो इस हिसाब से कंपनी का शेयर एक रीजनेबल प्राइस पर अभी भी अवेलेबल है। बुक वैल्यू जो है 774 रुपए की, डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। 1.30% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। आरओई और आरओसी के आंकड़े मुझे प्रभावित नहीं कर रहे दोस्तों। आरओसी जो है 12.3 और आरओई भी 12.3 का है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए की। ईपीएस लगभग 91 के करीब और पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 90% के करीब रहा है दोस्तों, जहां सेल्स ग्रोथ जो है वो 33% के है। पिछले 5 सालों में अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ जरूर इसका 10.3 है, लेकिन प्रॉफिट वेरिएंस जो है वो 0.13% माइनस में है दोस्तों। कंपनी पर 6,296 करोड़ रुपए का डेट है, काफी ज्यादा है दोस्तों। अगर करंट एसेट देखें तो 8,160 और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.32 का है। डेटर डे जो बन रहा है वो 57.1 के बन रहे हैं दोस्तों। प्योटर्स की स्कोर बन रहा है 8 का, जी फैक्टर स्कोर बन रहा है 3 का और ग्राम नंबर बन रहा है दोस्तों 1258 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के इसके फाइनेंशियल हाईलाइट पर नजर डालेंगे। कंपनी ने Q4 2023 का और FY 2023 के आंकड़े जो है वो पब्लिश कर दिए हैं दोस्तों। रिवेन्यू में 27% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। इबिटा में 47% की बढ़ोतरी, पीबीटी में 34% की बढ़ोतरी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 48% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है Q4 आंकड़ों के हिसाब से। अगर देखें तो ग्रॉस डेबिट जो था 7,024 करोड़ रुपए, वो कम होकर 6,296 करोड़ रुपए हो गया है पिछले एक साल में। इसके साथ साथ नेट डेबिट जो है 4,232 करोड़ रुपए से कम होकर लगभग 3,898 करोड़ रुपए रह गया है। अगर ईयरली हाइलाइट्स देखें तो 33% से रिवेन्यू बढ़ा है, इबिटा 66% से बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64% से बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 75% से बढ़ा है पिछले एक साल में। इसको डिटेल में जरूर देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो Q4 मार्च 2022 के आंकड़ों के हिसाब से कंपनी का जो रिवेन्यू रहा था वो 3481 करोड़ रुपए, जो पिछली तिमाही में, दिसंबर की तिमाही में 4148 करोड़ रुपए और इस तिमाही में 4407 करोड़ रुपए हो गया है। तो रिवेन्यू जो है वो 226 करोड़ रुपए यानी कि 27% से अप हो गया। यहाँ पर Q4 FY 22 में जो इबिटा रहा था 657 करोड़ रुपए,
पिछली तिमाही में 922 करोड़ रुपए और इस तिमाही में रहा है 965 करोड़ रुपए, 47% की बढ़त के साथ या 308 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ EBITDA भी यहाँ पर काफी अच्छे तरह से उछाल देखने को मिल रहा है। Q4 मार्च 2022 में अगर देखें तो पीबीटी जो था वो 513 करोड़ रुपए, फिर हो गया 534 करोड़ रुपए पिछली तिमाही में और 686 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया है इस तिमाही में, तो 173 करोड़ रुपए बढ़कर या फिर 34% की बढ़त यहाँ पर देखी गई है पीबीटी में। और इसके साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में Q4 जो है मार्च 2022 में 470 करोड़ रुपए रहा था, जो अब हो चुका है 700 करोड़ रुपए के करीब, तो 48% की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है या फिर 224 करोड़ रुपए से बढ़ा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल की सेम तिमाही के मुकाबले। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। 25% था जून 2022 में, 22%, 20%, 22%, तो 20% के ऊपर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी सी बढ़ोतरी देखी जा रही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। FY 2022 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा था 12,622 करोड़ रुपए, जो इस साल में हो गया है 16,779 करोड़ रुपए, तो 33% या 4,167 करोड़ का इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA की बात करें तो 2305 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 3822 करोड़ रुपए हो गया है, 1517 करोड़ या 66% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। पीबीटी में अगर देखें तो इसमें भी 64% की बढ़ोतरी देखने को मिली है या 1073 करोड़ रुपए की, जो 1667 करोड़ रुपए से बढ़कर 2740 करोड़ रुपए हो गया है पिछले एक साल में। और इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1400 करोड़ रुपए से बढ़कर यहाँ पर 2452 करोड़ रुपए हो गया है और इसमें 1052 करोड़ रुपए की बढ़त देखने को मिली है। और सेम है दोस्तों, इस साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी अच्छा रहा है पिछले साल के मुकाबले या फिर पिछले 2 से 3 सालों के मुकाबले। लेकिन अभी इसको प्री कोरोना लेवल तक जाने के लिए काफी मशक्कत करने की जरूरत है दोस्तों, जहां पर इसका ओपीएम जो था वो 33% की हाईएस्ट लेवल छू चुका था। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर देखें तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग काफी कम है, इसमें लगभग 38% का है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो है वो लगभग 14.5% से थोड़ा सा ज्यादा है। फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो लगभग 20% के करीब रखते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर पब्लिक का जो है 27.64% का इसमें हिस्सा है दोस्तों। अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो इसमें लगातार अपना हिस्सा बनाए हुए है। गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत इसमें इंटरेस्टेड है दोस्तों, थोड़ा बहुत हिस्सा उनके पास भी है। लेकिन प्रमोटर्स की कम होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा अचरज में डालने वाली है। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के रेवेन्यू ब्रेकअप पर अगर नजर डालें तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो वहां से 23% का इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट से 77% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। भारत से 38%, अमेरिका से 38% आता है, यूरोप से 19% और शेष दुनिया से इसका 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर पॉजिटिव पॉइंट पहला देखें तो सबसे पहले कंपनी को जो था ये तिमाही अच्छी देने की उम्मीद थी दोस्तों, क्योंकि काफी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, तो काफी अच्छी तिमाही कंपनी को घटी है। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो 38% का लाभांश भुगतान, एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट करती है दोस्तों और इसको कंसिस्टेंटली बनाए हुए है। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी है हमारे पास। कंपनी का पिछले 3 वर्षों में जो इक्विटी पर रिटर्न रहा है दोस्तों वो 7.78% का है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम है। और इसके साथ साथ अगर इसके डेटर डेज की बात करें, देनदार दिन की बात करें दोस्तों, तो 56 से बढ़कर 57 दिन हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अचरज में डाल रहा है, क्योंकि नतीजे काफी अच्छे आए हैं, कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन डेटर डेज इसके ज्यादा बढ़ गए हैं। ये इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो है लगभग 2900 करोड़ रुपए की कैपेक्स के बारे में कंपनी सोच रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कंपनी के की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। ये वही फैक्टर्स है जो आगे जाके कंपनी के शेयर का फ्यूचर डिसाइड करते हैं दोस्तों, या फिर कंपनी के शेयर में कैसा उतार चढ़ाव भरा रहेगा उसके बारे में ये डिसीजन देते हैं या फिर उसमें हिंट देते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला अगर देखें तो मार्च 2023 का प्रॉफिट जो है वो 73% से बढ़ चुका है दोस्तों, जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर उभर
बढ़कर सामने आ रहा है। इसके साथ अगर देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.32 है, लगभग 7,000 के करीब कंपनी पर कर्जा है दोस्तों, तो थोड़ा सा हायर लेवल पर है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसके साथ साथ जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों, 2900 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ कंपनी का विस्तार प्लान है। सोडा ऐश में 2.3 लाख मीट्रिक टन, बाइकार्ब में 0.7 मीट्रिक टन, 7 लाख मीट्रिक टन, नमक में 3.3 मीट्रिक टन, और ऐसे काफी प्रोडक्ट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी 2900 करोड़ रुपए की कुल कैपेक्स लागत के साथ कंपनी में विस्तार चल रहा है, जिसे वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही या दूसरी 6 माही तक पूरा किया जाएगा, ऐसा अनुमान है दोस्तों। इसके साथ साथ इस परियोजना के लागत में से वित्त वर्ष 2024 से लेकर वित्त वर्ष 2027 के बीच सोडा ऐश 30%, बाइका 40% और सिलिका 5 टाइम्स की नियोजित क्षमता को और बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो काफी एग्रेसिव प्लान लेकर यहाँ पर कंपनी आगे बढ़ रही है दोस्तों। आइए टारगेट प्राइस की बात करें। अगर टारगेट प्राइस के में देखें दोस्तों, हमने अब तक कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की, कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में बात की, उसका स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लिया, फाइनेंशियल ओवरव्यू देख लिया। ओवरऑल ये शेयर टाटा ग्रुप का हिस्सा है, तो एक भरोसेमंद शेयर लगता है दोस्तों, और लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स के भरोसे पर खरा उतरा है दोस्तों। अगर टारगेट प्राइस की बात करें दोस्तों, तो टारगेट प्राइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी रेशियो से काफी कम है इस कंपनी का पी रेशियो, लेकिन मतलब एक रिजनेबल प्राइस पर ये अवेलेबल है। इसके साथ साथ 6,296 करोड़ रुपए का डेट है, कर्जा है जो थोड़ा सा हायर लेवल पर है। डेटर डेज की बात करें तो 58 के करीब है, कर्जा है तो डेटर डेज भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोलाटिलिटी बहुत है, पिछले एक साल में बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी नजर आई है इस शेयर में, लेकिन टाटा ग्रुप का हिस्सा होने से इस शेयर पर भरोसा भी किया जा सकता है दोस्तों। प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो सिर्फ 38% के करीब है, जो काफी कम है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स 15% के करीब हिस्सा रखते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 20% के करीब हिस्सा रखते हैं। तो काफी ज्यादा बागडोर जो है वो एफआईआई और डीआईआई के हाथ में इस शेयर के बारे में रहेगी दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो और फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में इस शेयर में लगभग 30% से 40% की बढ़ोतरी देखने की हमें उम्मीद है दोस्तों, और ये शेयर की प्राइस जो है 1250 से 1350 की लेवल छू सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ये था दोस्तों टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।